आज का हमारा टॉपिक्स है लेजर्स और ग्रुप में क्या अंतर होते हैं, लेजर्स क्या होते हैं, ग्रुप क्या होते हैं, उनके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि लेजर्स क्या होते हैं। देखिए, लेजर्स एक खाता का नाम होता है। लेजर एक खाता का नाम होता है जिस नाम से व्यापारी लेन देन करता है। मतलब जिसके नाम से व्यापारी सभी वाउचर का लेन देन को रिकॉर्ड में दर्ज करता है। या किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, या किसी पार्टी का नाम हो सकता है, किसी संस्था का नाम हो सकता है, या वो खर्च हो सकता है, या वो आमदनी हो सकता है। इन सभी चीजों को लेजर्स में रखा जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि लेजर कैसे निकलता और लेजर किसे हम कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे गुड्स परचेज फ्रॉम राम। राम वस्तु को खरीद रहा है 5,000 रुपया से। तो इसमें लेजर कौन सा होगा? इसमें लेजर परचेस अकाउंट होगा और राम अकाउंट होगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, सोल्ड गुड्स टू लता प्रिंटर। लता प्रिंटर को सामान बेचा जा रहा है। ठीक है। तो इसमें से कौन कौन से लेजर होंगे? तो देखिए, एग्जाम्पल में हमने कहा भी था कि वो लेजर होंगे जो कंपनी के नाम या किसी प्रॉपर्टीज के नाम, कोई खर्च या आमदनी जैसी चीजें रहेगा तो वो लेजर में शामिल होगा। इसका लेजर निकलेगा सेल्स अकाउंट और लता प्रिंटर। ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं, सैलरी पेड टू राम विथ RS 1,000 रुपया। हमने राम को सैलरी दिया है। ठीक है। इनमें से कौन लेजर निकलेंगे? इसमें से दो लेजर निकल रहा है, एक सैलरी अकाउंट, दूसरा राम अकाउंट। ठीक है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखते हैं, पेड कैश इनटू बैंक। हमने बैंक में पैसे जमा किए हैं, पेड किए हैं। इनमें से दो क्वेश्चन निकलेगा, हमने कैश दिया है तो कैश अकाउंट, और बैंक में जमा कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट। क्योंकि ये एक संस्थान है बैंक, राम एक व्यक्ति का नाम है, लता प्रिंटर भी एक कोई शॉप का नाम हो, इंस्टीट्यूशन कंपनी का नाम हो सकता है। एक और क्वेश्चन समझिएगा, बाउट फर्नीचर फॉर कैश 10,000। तो इनके कौन से लेजर निकलेंगे? परचेस अकाउंट और कैश अकाउंट। तो लेजर क्या होता है आप समझ गए होंगे। लेजर किसी भी क्वेश्चन को या किसी भी लेन देन को दर्ज करने के लिए, वोचर में एंट्री करने के लिए, किसी रिकॉर्ड को दर्ज करने के लिए लेजर का होना अति आवश्यक है। लेजर नहीं होगा तो आप किसी वोचर को दर्ज नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन लेजर्स के लिए ग्रुप का होना भी बहुत ही आवश्यक है। तो हम देखते हैं अब कि ग्रुप क्या होता है, फिर हम आगे बढ़ेंगे तो स्टेप बाय स्टेप इसको और डीपली समझेंगे। ग्रुप जो होते हैं, एक तरह के व्यापार में जितने भी लेजर्स होते हैं उनको सहायता देने के लिए, उनको एक लाइन देने के लिए ग्रुप का होना अति आवश्यक है। अगर ग्रुप गलती से भी चेंज हुआ, किसी लेजर में अगर ग्रुप गलती से भी चेंज होता है तो उस बैलेंस का जो उसका वाउचर होगा उसके ठीक विपरीत वो काम करेगा। व्यापार में अकाउंटिंग करने के लिए कई प्रकार के खाते बनाए जाते हैं जिनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया। टेली में कुल 34 ग्रुप्स होते हैं जिनको अलग अलग हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। ग्रुप का होना बहुत जरूरी है, बिना ग्रुप के आप किसी भी लेजर को दर्ज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, जैसे आपने किसी व्यक्ति को सामान दिया। ठीक है। जो व्यक्ति सामान लेने वाला है या कोई व्यक्ति सामान देने वाला हो, दोनों के ही नाम सेम हो सकते हैं। जैसे मोहन ने सामान लिया और एक मोहन सामान दे रहा है, तो दोनों को कैटेगरी अलग अलग डिवाइड किया जाएगा। एक की कैटेगरी में हम ये देखेंगे कि वो हमसे माल खरीद रहा है, एक कैटेगरी में देखेंगे हम कि हम इस किसी से माल खरीद रहे हैं। तो उसके लिए अलग अलग ग्रुप वहां पे दर्ज करना। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस एक प्रकार का ग्रुप है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस एक प्रकार का ग्रुप है। अब इसे इस तरह समझते हैं कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस एक तरह का खर्च है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस एक तरह के खर्च है। इससे गुजरे हुए लेजर के नाम है, जैसे सैलरी अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट एंड एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। ये सभी लेजर्स के नाम है, इसीलिए इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखा गया है। अगर गलती से हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंस जगह इनडायरेक्ट इनकम कर दिया तो उस बैलेंस का विपरीत काम होगा। ठीक है। आगे हम और विस्तार रूप से समझेंगे। देखिए, मान लेते हैं कि हमने सिंडिकेटर एक ग्रुप है,
ठीक है। सिंडिकेटर एक ग्रुप है। तो कैसे, एक क्वेश्चन हम समझते हैं। जब किसी पर्सन, सिंडिकेटर का मतलब होता है जब किसी पर्सन या पार्टी या फर्म या कंपनी से उधार माल खरीदते हैं, किसी पर्सन से, पार्टी से, फर्म से, कंपनी से जब उधार माल खरीदते हैं तो उससे सिंडिकेटर कहा जाता है, उससे सिंडिकेटर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के समझिए आप, गुड्स परचेज फ्रॉम राम RS 5,000। हमने राम से सामान खरीद रहे हैं, तो राम हमारे लिए क्या हुआ, सामान बेचने वाला है। तो हम राम जो हम हुए, हम उससे सामान खरीद रहे हैं, तो राम हमें सामान दे रहा है, तो राम इज सिंडिकेटर। राम कौन सा ग्रुप होगा, सिंडिकेटर ग्रुप में जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिएगा सिंडिकेटर। ठीक है। सिंडिकेटर में वो कौन से लेजर शामिल होंगे, देखिए, जब किसी पर्सन, पार्टी, फर्म या कंपनी से उधार माल बेचा जाता है, जब हम माल को बेचते हैं, किसी को माल बेचते हैं, कोई माल हमसे खरीदता है। ठीक है। जब कोई माल हमसे खरीदता है तो उसका नाम हम लोग सिंडिकेटर में रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझिएगा, गुड्स सोल्ड टू महेश RS 2,000 रुपया। तो महेश हमसे माल खरीद रहा है, वो हमसे माल खरीद रहा है, तो वो हमारे लिए क्या हुआ, खरीदार हो गया। ठीक है। हम उसे माल बेच रहे हैं, तो महेश सिंडिकेटर में जाएगा। ठीक है। महेश अकाउंट कहाँ जाएगा, सिंडिकेटर में जाएगा। इसी तरह एक और एग्जांपल समझते हैं हम लोग हैं, जैसे बैंक अकाउंट एक तरह का ग्रुप है। इनमें कौन से लेजर शामिल होंगे, बैंक अकाउंट किन कैटेगरीज में किन किन लेजर को शामिल करेगा। ठीक है। जैसे कोई भी बैंक का नाम हो, बैंक संबंधी कोई भी नाम हो, एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कोई भी बैंक आएगा वो हमेशा बैंक अकाउंट की कैटेगरी में रखा जाएगा, क्योंकि बैंक अकाउंट भी एक तरह का ग्रुप्स है। देखिएगा, ओपन बैंक अकाउंट इन बैंक ऑफ बड़ौदा विथ RS 5,000। बैंक ऑफ बड़ौदा में एक खाता ओपन किया जा रहा है। ठीक है। यहाँ पे बैंक अकाउंट में हम बैंक ऑफ बड़ौदा को रखेंगे, तो बैंक ऑफ बड़ौदा किस ग्रुप में जाएगा, बैंक अकाउंट में। बैंक ऑफ बड़ौदा लेजर हो गया और बैंक अकाउंट ग्रुप हो गया इसका। ठीक है। जब हम लोग वाउचर एंट्री करेंगे तो और भी इसको डीपली में देखेंगे। उसके बाद देखिए एक और ग्रुप से ड्यूटी एंड टैक्सेस। ड्यूटी एंड टैक्सेस में कौन कौन से लेजर रखे जाते हैं, जैसे टैक्स से संबंधी कोई भी नाम हो, टैक्स संबंधी कोई भी नाम हो, जैसे GST, TDS, VAT, इस तरह का लेजर अगर शामिल होता है तो हम ड्यूटी एंड टैक्सेस के ग्रुप में उसे शामिल रखेंगे। एक और देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस, हमने शुरुआत में बात किया था इनडायरेक्ट एक्सपेंस में कि इन द टाइप ऑफ ग्रुप लेजर्स रिलेटेड टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस आर इंक्लूडेड विच आर रिलेटेड टू सेल ऑफ गुड्स एंड ऑफिस। किसी भी तरह का खर्च हो, गुड्स से रिलेटेड, ऑफिस से रिलेटेड, सेल्स से रिलेटेड, किसी भी तरह का, जैसे सैलरी, बिल्डिंग रेंट, ऑडिट फीस, सन्ड्री एक्सपेंसेस और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा खर्च है जो खर्च की गिनती में आ रहे हैं, वो हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखा जाएगा, चाहे किसी भी तरह का वो खर्च हो। ठीक है। चाहे आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, या कोई स्टेशनरी सामान खरीद रहे हो, या आप कहीं घूमने जा रहे हो, एक्सपेंस कर रहे हो, ऑडिट जमा कर रहे हो, रेंट दे रहे हो, सैलरी पेड कर रहे हो, इस सब खर्च गिनती में आपको आता है, तो आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस में इसको दर्ज करेंगे। उसी तरह से इनडायरेक्ट इनकम है, इन दिस टाइप ऑफ ग्रुप लेजर्स रिलेटेड टू इनडायरेक्ट इनकम आर इंक्लूडिंग दैट इज दोज व्हिच आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द सेल ऑफ गुड्स और प्रोडक्ट्स। ऐसी चीजें जहां से हमें इनकम हो, हमें आय की प्राप्ति हो, जैसे आपने कहीं पैसे दिए हैं, ब्याज पे दिए हो, या बैंक में आपने FD किया है, SIP किया है, उससे जो आपको प्रॉफिट हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, या आपने कोई सामान खरीदा उसमें आपको डिस्काउंट मिला, वहां से प्रॉफिट आपने कमाया, कोई स्क्रैप को आपने सेल किया उसमें आपने कमाई किया, कमीशन रिसीव किया आपने, इस तरह के इनकम्स को आप लोग इनडायरेक्ट इनकम में दर्ज करेंगे। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे परचेस अकाउंट। जब भी आप माल खरीदते हैं, परचेस करते हैं, तो ये आपके परचेस की गिनती में जाता है। आप माल जब भी खरीदते हैं तो वो परचेस कहलाता है, चाहे वो परचेस अकाउंट हो, या परचेस रिटर्न अकाउंट हो, या इंटर स्टेट परचेस हो, या कोई भी स्टेट जो भी हो सकता है, जो भी परचेस के रिलेटेड आएगा, जहां माल खरीद रहे हैं, तो वो परचेस अकाउंट में हमेशा रहेगा।
ठीक है। सेल अकाउंट भी ठीक उसका होता है जिसको हम माल बेचते हैं, जो हमसे माल खरीदने वाला होता है। इस अकाउंट में हमेशा सेल्स अकाउंट रखा जाएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट में हमेशा सेल्स अकाउंट ही रहेगा। तो इसको ध्यान रखना है, ये बदलता नहीं है, सेल्स अकाउंट हमेशा सेल्स अकाउंट में ही दर्ज किए जाएंगे। ठीक है। उसके बाद देखिएगा करेंट असिस्ट, करेंट एसेट, चालू संपत्ति। ठीक है। इनमें देखना यह है कि ऐसी संपत्ति जिसका मुझे प्रॉफिट हो, जिससे हमें अंडर टाइम टू अकॉर्डिंग, अंडर टाइम में 1 साल के अंदर में, जिससे एसेट कैन बी इजिली कन्वर्टेड टू कैश 1 ईयर, 1 साल के अंदर में कोई ऐसा पेमेंट हो या आपने कोई रिसीव किया हो, बिल रिसीव किया हो, उसे 1 साल के अंदर हम उसे विड्रॉ कर सकते हैं। 1 साल के अंदर हम उसे विड्रॉ कर ले तो वो हमारा करेंट एसेट में आएगा, वो हमारा करंट एसेट में आएगा, जिसको हम 1 साल के अंदर हम उससे विड्रॉ भी कर सकते हैं, हम उससे पैसे रिसीव कर सकते हैं। ठीक है। करंट लायबिलिटी, लायबिलिटी का मतलब ये होता है हमारी एक जिम्मेदारी है, हमारा दायित्व है जिसको हमें भुगतान करना होता है, या आपने कहीं से पैसे लिया वो भी एक अंडर टाइम के कारण, एक अंडर टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे आपने कहीं से किसी को आपने टैक्स देना आपको है, आपको बिल पे करना है, सैलरी पे करना है, या लोन पेमेंट करना है, या आपका कोई भी तरह का अकाउंट पेबल आपका है, शॉर्ट टर्म लोन है 1 साल के अंदर का हो, आपको देना ही देना है, ये आपको चुकाना है, ये आपकी लायबिलिटी है कि आपको बिल देना है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, टेलीफोन बिल हो, या आपका ईएमआई लोन हो, या क्या बोलते हैं क्रेडिट कार्ड का बिल हो, किसी भी तरह का आपका बिल हो, ड्यू हो, वो आपको पेमेंट करना है तो करना है, ये आपको चुकाना ही चुकाना है। उसके बाद पिछले चैप्टर हम लोग पढ़े थे जो थोड़ा उसके क्वेश्चन है, आपसे मैं पूछता हूं। जैसे व्हाट इज टैली, फुल फॉर्म ऑफ टैली, फादर ऑफ टैली एंड फाउंडेड ऑफ टैली। ठीक है।